नमस्कार, वेलकम टू द ट्रुथ लेंस। मैं प्रतीक आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। रिसेंटली आपने ये खबर सुनी होगी कि जो नेटो का मेंबर है पोलैंड, उसकी बॉर्डर के अंदर रशियन ड्रोन्स दिखाई दिए हैं। जैसे ही इनको रशियन ड्रोन्स नज़र आए, इनकी कैपिटल में अलर्ट इशू हुआ, एयर स्पेस बंद कर दिया गया पोलैंड का, और सभी के सभी नेटो कंट्रीज़ इकट्ठा आए और शायद ये भी बताया जा रहा है कि नेटो का आर्टिकल 4 एक्टिवेट कर दिया गया है। एंड ये अभी तक का सबसे बिगेस्ट ग्लोबल न्यूज़ है। रशियन ड्रोन्स यूक्रेन को अटैक करते करते पोलैंड की धरती पर घुस गए, पोलैंड की बॉर्डर को इंक्रोच कर दिया। मैं बताना चाहूँगा कि पोलैंड यूक्रेन और बेलारूस दोनों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और बेलारूस एक बहुत अच्छा अलाय है रशिया का। बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स बेलारूस में इस टाइम पर डिप्लॉयड हैं। कुछ न्यूक्लियर मिसाइल्स भी वहाँ पर डिप्लॉयड है, एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स, ये सब बेलारूस में डिप्लॉयड हैं रशिया के। इवन रशियन फोर्सेस भी बेलारूस में है। एंड दोनों कंट्रीज़ के साथ पोलैंड का बहुत बड़ा बॉर्डर है। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि पोलैंड नेटो का बहुत बड़ा सपोर्टर है। जीडीपी के हिसाब से पोलैंड का जो डिफेंस बजट है वो बहुत ज़्यादा है अदर नेटो कंट्रीज़ के मुकाबले यूरोप के अंदर। जैसे ही रशियन ड्रोन्स पोलैंड के अंदर, उनकी बॉर्डर के अंदर एंटर करते हैं, जैसे ही रशियन ड्रोन्स पोलैंड के एयर स्पेस में घुसते हैं, अचानक से नेटो अलर्ट पर आ जाता है। एंड जो पोलैंड की कैपिटल है वहाँ का जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया जाता है। फाइटर जेट्स भेजने पड़ते हैं नेटो को उन रशियन ड्रोन्स को शूट डाउन करने के लिए। तो बताना चाहूँगा मैं पोलैंड के बारे में कि नेटो के नज़रिए से अगर देखा जाए तो पोलैंड एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर पोलैंड पर अगर किसी तरीके से अगर रशिया इंक्रोचमेंट कर लेता है, कब्जा कर लेता है, पहले तो उससे पूरा का पूरा यूक्रेन कब्जा करना होगा, बहुत सारे यूक्रेन के एरियाज़ कब्जा करने होंगे। बट बेलारूस जो है वो पोलैंड का बहुत अच्छा सपोर्टर है। पूरा का पूरा यूक्रेन कब्जा करने के बाद में अगर पोलैंड के अंदर अगर रशियन फोर्सेस घुस जाती हैं, तो पोलैंड के बाद में जो सबसे बड़ी कंट्री है वो है जर्मनी, जो कि पावर हाउस है यूरोप का। ऐसा कह सकते हैं कि पोलैंड को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है नेटो का यूरोप के अंदर। आप शायद सोच रहे होंगे कि सिचुएशन अभी इतनी ख़राब थोड़ी है, क्योंकि जो रशिया है वो यूक्रेन के कुछ पीछे ही है, मतलब बॉर्डर से बहुत दूर है, और प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो पूरा का पूरा रशिया को यूक्रेन कब्जाना होगा पोलैंड में इंक्रोच करने के लिए। अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो वर्ल्ड वॉर 2 में यही हुआ था। पूरा का पूरा यूक्रेन क्रॉस करते हुए जो रशियन फोर्सेस हैं वो जर्मनी में घुस गई थी। अब सोवियत की रेड आर्मी ने हिटलर की आर्मी पर अटैक किया था, तो यही रूट था जो रशियन फोर्सेस ने, रेड आर्मी ने फॉलो किया था। और ये सब होने के बाद ईस्टर्न जर्मनी, यूएसएसआर कब्जा चुका था। हम ऐसा कह सकते हैं कि आज के समय में स्थिति ऐसी नहीं है, और ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं। उस समय पर जर्मनी को यूएस का सपोर्ट था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। आज की जो सिचुएशन है वो बहुत अलग है, लेकिन नेटो अलर्ट मोड पर आ चुका है। पोलैंड तक रशियन ड्रोन्स का पहुंचना ये नेटो के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है, और ये अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है इन फ्यूचर। इसीलिए नेटो ने अपना आर्टिकल 4 एक्टिवेट कर दिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। जो नेटो कंट्रीज़ हैं वो मान के चल रहे हैं कि रशिया हमला कर सकता है पोलैंड के ऊपर। जब भी डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में किसी तरीके की ट्रीटी साइन हो जाए और ये जो वॉर है ये रुक जाए, बट ऐसा होता नहीं है। सिचुएशन और ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट होती चली जाती है। अगर आप रशियन इकोनॉमी को देखोगे तो इट इज़ अ वॉर इकोनॉमी। जो भी फॉरेन ब्रांड्स हैं रशिया से वो जा चुके हैं, कोई भी फॉरेन ब्रांड अवेलेबल नहीं है रशिया में। अगर आप देखोगे इंटरनली तो रशिया के जो भी स्किल वर्कर्स हैं वो भी देश छोड़ के भाग रहे हैं। कोई भी रशिया में रहना नहीं चाहता। कोई टर्की भाग रहा है, कोई ग्रीस भाग रहा है, कुछ इंडिया भी आ रहे हैं, कुछ चाइना भी जा चुके हैं। जो भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जो भी इनका इकोनॉमिक इंजन था कंट्री में, ये काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। ट्रंप ने रिसेंटली रशिया और इंडिया को डेड इकोनॉमी कहा था। इंडिया के केस में डेड इकोनॉमी सेंटेंस फिट बैठता नहीं है, लेकिन हाँ रशिया के केस में
हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से इनकी वॉर इकोनॉमी बनी है, वॉर में जो इनको लॉसेस हुए हैं, इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है रशिया। आज के समय में सरकार बहुत ज़्यादा पैसा दे रही है अपने नागरिकों को वॉर लड़ने के लिए। अगर आप डिफेंस बजट की बात करें तो रशिया का कुछ 10 सालों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। इतना डिफेंस बजट पहले रशिया का कभी भी नहीं हुआ करता था। और जिस तरीके से अभी रशिया फंसा हुआ है वॉर में, इस तरीके की कंट्री को एक नॉर्मल इकोनॉमी बनाने में बहुत समय लगने वाला है और ये बहुत मुश्किल काम है। वैसे तो किसी भी कंट्री को एक वॉर इकोनॉमी बनने में बहुत साल लगते हैं। रशिया जिस तरीके से जिस सिचुएशंस में रहा है, इस सिचुएशन की वजह से वो एक वॉर इकोनॉमी बन चुका है। जो भी लगातार सरकारी कंपनियां हैं वो टैंक प्रोड्यूस कर रही है, एम्यूनिशन प्रोड्यूस कर रही हैं, गोला बारूद प्रोड्यूस कर रही हैं। ये सब होने में बहुत समय लगता है और रशिया को भी काफ़ी समय लगा है इस तरीके की इकोनॉमी को बनने में। रशिया यूक्रेन वॉर में आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले यूरोप में कमी पड़ गई थी एम्यूनिशन की, लेकिन रशिया में कमी नहीं पड़ी थी बिकॉज वो एक वॉर इकोनॉमी बन चुका है। नॉर्थ कोरियन सोल्जर तक रशिया ने बुला लिए यूक्रेन में लड़ने के लिए। जिस तरीके की प्रिपरेशन रशिया की चल रही है, ये एक लॉन्ग वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप रशियन मिनिस्टर्स की अगर आप स्टेटमेंट को देखेंगे तो उनका कहना है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल के लिए इस तरीके के वॉर को लड़ सकते हैं। नेटो एक ये पॉसिबिलिटी भी मान के चल रहा है कि अगर रशियन एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रशिया कंटिन्यू इस वॉर को आगे बढ़ाता जाता है, पूरा का पूरा यूक्रेन कब्जा लेता है और पोलैंड तक आ जाता है, एंड इन केस एक पॉसिबिलिटी और भी है कि चाइना भी ज्वाइन कर ले इस वॉर को। अगर चाइना इस वॉर को ज्वाइन कर लेता है तो पोलैंड के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ यूरोप के बड़े बड़े देश पहले से ही इवेलुएट करके चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने कहा है अपने मेडिकल स्टाफ एंड हॉस्पिटल्स को कि रेडी रहिए, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर का जो इलाज है आपको करना पड़ सकता है और ये नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है। तो जिस तरीके से ये इस बार जो घुसे हैं रशियन ड्रोन्स पोलैंड में, पॉसिबिलिटी है कि, और ये जो कैलकुलेशन है ये यूरोपियन थिंक टैंक ने पहले ही सोच के रखा है और इसी के जो कुछ रिपरकशंस से हमें नज़र आते हैं, जिस तरीके के डिसीजंस यूरोप में लिए जा रहे हैं वहाँ के लीडर्स की तरफ से एंड वहाँ की थिंक टैंक की तरफ से। इवन इमैनुअल मैक्रोन का ये भी कहना था कि जो वॉर में कैजुअलिटी होगी वहाँ पे आपको फॉरेन सोल्जर्स को भी ट्रीट करना होगा। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी है। अब हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये लोग पोलैंड की ही बात कर रहे थे, बिकॉज अगर रशिया अगर इंक्रोच करता है पोलैंड पे तो ये सिचुएशन आने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। ऐसा लगता है कि पोलैंड रशिया का एक लॉन्ग टर्म टारगेट है। अगर आप पास में जाके देखेंगे तो रशिया ने यूक्रेन के लिए भी ऐसा ही कहा था कि उनका कोई प्लान नहीं है यूक्रेन को बॉम्ब करने का और यूक्रेन के ऊपर हमला करने का, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने ऐसा किया। आज भी कह रहे हैं रशियंस कि उनका कोई भी प्लान नहीं है पोलैंड की तरफ मार्च करने का, पोलैंड की तरफ बढ़ने का, लेकिन नेवर नोज, हमें नहीं पता। रशिया पहले कर चुका है तो ये रशिया का अगला पॉइंट हो सकता है। अगर आप नेटो को देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे बनाया ही गया है नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ जो कंट्रीज़ हैं, लाइक पूरा यूरोप, अमेरिका एंड कनाडा, इसको सेफ गार्ड करने के लिए। और अगर आप देखेंगे तो नेटो के जो 2 आर्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 5। आर्टिकल 4 पहले भी बहुत बार इन्वोक हो चुका है, लेकिन आर्टिकल 5 सिर्फ एक बार यूएस ने इन्वोक किया था जब उसने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया था। वहाँ पर अमेरिका का कहना था कि अमेरिका में हमला हुआ है, एंड जैसे कि अमेरिका एक नाटो कंट्री है तो दिस इज़ अ इन्वोक ऑफ आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 तब एक्टिवेट होता है जब नेटो के किसी भी देश के ऊपर आक्रमण हो जाता है। एंड आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि अटैक ऑन वन कंट्री, अटैक ऑन ऑल द नेटो। इस केस में मान लीजिए कि अगर एक भी नेटो कंट्री पर अटैक होता है जैसे पोलैंड, तो ये माना जाएगा कि ये नेटो के ऊपर अटैक है और जितनी भी नेटो कंट्रीज़ हैं वो सब के सब मिलके रशिया के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होंगी। घूम फिर करके अगर देखा जाए तो नेटो एक ट्रीटी पर ही बेस्ड है एंड जो ट्रीटीज़ हैं वो टूटती भी हैं। जब कंट्रीज़ ये देखती हैं कि नेटो ट्रीटी के अंदर हमें वॉर डिक्लेयर करनी होगी और जब उनको दिखता है कि रशियन मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनका मुश्किल है रशियन अग्रेशन के आगे स्टैंड कर। अगर आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लीजिए कि रशिया ने पोलैंड पे हमला कर दिया, आर्टिकल 5 जो नेटो का है वो इन्वोक हो गया। अब सारी की सारी कंट्रीज़ देखती हैं कि उन्हें रशिया के अगेंस्ट लड़ना है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। आर्टिकल 5 का एक्टिवेट हो चुका है एंड वॉर भी स्टार्ट हो ही रहा है।